आज हम बात करेंगे रोटेशन ऑफ एक्सिस की और बात करेंगे जनरल इक्वेशन ऑफ सेकंड डिग्री हमेशा कोनिक को रिप्रेजेंट करती है। रोटेशन ऑफ एक्सिस की बात कर क्यों रहे हैं? रोटेशन ऑफ एक्सिस की बात हम इसलिए कर रहे हैं कि हमें जो कोनिक्स हैं या कोनिक्स के अलावा कोई भी अगर कर्व हो, हमें उसकी स्टैंडर्ड इक्वेशंस और उनसे रिलेटेड इंफॉर्मेशन याद होती है। लेकिन अगर कोई कोनिक स्टैंडर्ड फॉर्म में ना रहे, फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास जो लिप्स है, अगर तो वो इस फॉर्म में है तो हमें उसके बारे में सारी इंफॉर्मेशन याद है कि उसका फोकस क्या है, एक्सिस क्या है, लेटस सेक्टम क्या है। लेकिन से लिप्स इस तरह की हो, अब हमें इसका सेंटर तो चले हो सकता है पता लग रहा हो, लेकिन इसके वर्टिसेस क्या हैं, फोसाई क्या हैं, कोवर्टिसेस क्या हैं, इसकी इंफॉर्मेशन है। अगर हम अपने एक्सिस को रोटेट कर दें और हम एक्सिस जो है वो यहाँ पर अपना एक्स एक्सिस बना लें और यहाँ पर हम अपना वाई एक्सिस बना लें, तो ऐसी सूरत में अब हमें इन नए एक्सिस एक्स प्राइम और वाई प्राइम के रिस्पेक्ट से इसके वर्टिसेस भी पता हैं, याद होंगे, इसके कोवर्टिसेस भी याद होंगे। तो अगर हम ऐसा कर लें तो इसका मतलब ये है कि हम सारी इंफॉर्मेशन एक्स प्राइम और वाई प्राइम में मालूम कर लेंगे। अगर हमारे पास कोई रिलेशंस बन जाएं एक्स वाई और एक्स प्राइम और वाई प्राइम में, तो हम एक्स प्राइम वाई प्राइम की मदद से एक्स वाई मालूम कर सकेंगे। अगर हमने फ़र्ज़ करें इन एक्सिस को रोटेट किया है एंगल थीटा पे, कितने एंगल थीटा पे रोटेट किया है, तो हम ऐसी रिलेशंस बनाने लगे हैं। अगर फ़र्ज़ करें हमारे पास एक्स और वाई एक्सिस थे, एक्स और वाई एक्सिस के लॉन्ग यूनिट वेक्टर्स आई और जे हैं, हमने एक्सिस को रोटेट कर लिया थीटा एंगल पे, और जो थीटा एंगल पे रोटेट किया है ये 0 और 90 के इन बिटवीन है और एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन की है, यानी हमने इस एंगल को पॉजिटिव लेते हुए रोटेशन की है। और नए एक्सिस जो हमारे पास बने हैं वो एक्स प्राइम और वाई प्राइम हैं, और इनके लॉन्ग जो यूनिट वेक्टर्स हैं वो आई प्राइम और जे प्राइम है। अब हम चाहते ये हैं कि अगर हमारे पास कोई भी पॉइंट इन पुराने एक्सिस के रिस्पेक्ट से एक्स और वाई हो और नए एक्सिस के रिस्पेक्ट से एक्स प्राइम और वाई प्राइम हो, तो हम एक्स प्राइम वाई प्राइम एक्स वाई और थीटा की कोई आपस में रिलेशन मालूम कर सकें, ताकि हम एक्स प्राइम वाई प्राइम और थीटा की मदद से एक्स और वाई मालूम कर सकें, या वाई और थीटा की मदद से हम एक्स प्राइम और वाई प्राइम मालूम कर सकें। हमें मालूम है एक्स वाई प्लेन में अगर कोई पॉइंट एक्स और वाई हो, यूनिट वेक्टर आई और जे हो, तो वेक्टर ओ पी जो है वो किसके इक्वल होता है? ओ पी वे कहते हैं एक्स आई प्लस वाई जे के इक्वल होता है। लेकिन यही ओ पी वेक्टर जो है, अगर मैं एक्स प्राइम और वाई प्राइम के रिस्पेक्ट से लिखना चाहूँ, इनके लॉन्ग यूनिट वेक्टर्स आई प्राइम और जे प्राइम हैं, तो यही वेक्टर ओ पी जो है वो मेरे पास बनता है एक्स प्राइम आई प्राइम प्लस वाई प्राइम और जे प्राइम। ये भी वेक्टर ओ पी है, ये भी वेक्टर ओ पी है, एक ही वेक्टर है, तो दोनों सेम होंगे। हम कह सकते हैं एक्स आई प्लस वाई जे जो है वो इक्वल है एक्स प्राइम आई प्राइम प्लस वाई प्राइम जे प्राइम के। अगर मैं किसी तरह से आई प्राइम और जे प्राइम को आई और जे और थीटा में कन्वर्ट कर लूँ, तो मैं दोनों साइड्स पर आई और जे के कंपोनेंट्स को इक्वेट करके एक्स वाई एक्स प्राइम वाई प्राइम और थीटा की रिलेशंस बना सकता हूँ। तो मैं अब कोशिश ये करने लगा हूँ कि मैं आई प्राइम और जे प्राइम को इन टर्म्स ऑफ थीटा कन्वर्ट कर लूँ। इसके लिए आई प्राइम की जो लेंथ है या ओरिजिन से यहाँ तक वो 1 है, ये इसका वाई कोऑर्डिनेट है, ये इसका एक्स कोऑर्डिनेट है आई प्राइम का। अगर मैं आई प्राइम का एक्स और वाई कोऑर्डिनेट इन टर्म्स ऑफ थीटा कैलकुलेट करना चाहूँ, आपको याद करवा दूँ, हमने फर्स्ट ईयर में पढ़ा हुआ है कि अगर किसी भी पॉइंट P को ओरिजिन से ज्वाइन करने वाली लाइन का एक्स एक्सिस के साथ एंगल थीटा बनता हो और P का डिस्टेंस जो है वो r हो और इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स x और y हों, यानी
ये x और ये y हों, तो हमने पढ़ा हुआ है कि ऐसी सूरत में जो cos थीटा है वो इक्वल होता है x ओवर r के, और जो sin थीटा है वो इक्वल होता है y ओवर r के। ये जो i प्राइम है इसका x कोऑर्डिनेट और y कोऑर्डिनेट इन फार्मूलाई की मदद से निकालते हैं। इस वक्त r की वैल्यू यहाँ पर 1 है, तो हमारे पास जो cos थीटा है वो इक्वल आएगा x ओवर 1 के, और sin थीटा इक्वल आएगा y ओवर 1 के, यानी cos थीटा x आ गया, sin थीटा y आ गया। तो जो i प्राइम का x और y कोऑर्डिनेट्स हैं वो cos थीटा और sin थीटा आ गए। यानी i प्राइम वेक्टर जो है अगर मैं उसको i और j की शक्ल में लिखूं, इसका ये x कोऑर्डिनेट हो, ये y कोऑर्डिनेट हो, तो ये xi प्लस yj है। और x और y की मेरे पास वैल्यूज मौजूद हैं, cos थीटा और sin थीटा, यानी i प्राइम मेरे पास इसमें cos थीटा i प्लस sin थीटा j है। इसी तरह से अगर मैं j प्राइम निकालना चाहूँ, j प्राइम का उसी तरह से ओरिजिन से डिस्टेंस 1 है, इसका x एक्सिस के साथ जो एंगल है वो थीटा, और ये वाला एंगल कितना है 90, यानी ये थीटा प्लस 90 है। लेंथ इसकी 1 है, इसका x और y अगर मुझे मालूम करना हो तो उसी तरह से इसमें cos 90 प्लस थीटा जो है वो इक्वल होगा x ओवर 1 के, और sin 90 प्लस थीटा जो है वो इक्वल होगा y ओवर 1 के। और cos 90 प्लस थीटा आपको याद होना चाहिए, ये हो जाएगा माइनस sin थीटा। इस सूरत में हमारे पास जो j प्राइम का x कोऑर्डिनेट है वो मेरे पास माइनस sin थीटा आ गया, और sin 90 प्लस थीटा cos थीटा हो जाएगा, यानी मेरे पास जो है j प्राइम का जो y कोऑर्डिनेट है वो मेरे पास cos थीटा आ गया। तो अब मैं j प्राइम को कैलकुलेट कर सकता हूँ। j प्राइम का x कोऑर्डिनेट माइनस साइन थीटा है, तो ये हो गया माइनस साइन थीटा i, और इसका y कोऑर्डिनेट जो है वो cos थीटा है प्लस cos थीटा j। मेरे पास i प्राइम और j प्राइम आ गए हैं। ये i प्राइम और j प्राइम की वैल्यूज मैं सब्स्टिट्यूट करने लगा हूँ 1 में, और 1 में सब्स्टिट्यूट करने के बाद 1 की राइट साइड पर भी मेरे पास i और j हो जाएंगे, और मैं दोनों साइड्स के i और j को कंपेयर करके x, y, x प्राइम, y प्राइम और थीटा की आपस में रिलेशंस मालूम कर सकूंगा। i प्राइम वेक्टर को मैं 2 कह रहा हूँ और j प्राइम को मैं 3 कह रहा हूँ। 2 और 3 से वैल्यूज सब्स्टिट्यूट करने लगा हूँ 1 में। तो जो मेरे पास 1 है वो बन जाएगी xi प्लस yj, राइट साइड पे x प्राइम, और i प्राइम की जगह cos थीटा i प्लस साइन थीटा j, और प्लस y प्राइम, और j प्राइम की जगह माइनस साइन थीटा i प्लस cos थीटा j। इनको मल्टीप्लाई करते हैं और i और j वाली टर्म्स को इकट्ठा कर लेते हैं। i वाली ये 2 टर्म्स हैं, ये दोनों इकट्ठी हो जाएंगी, और j वाली हमारे पास ये 2 टर्म्स हैं, ये दोनों इकट्ठी हो जाएंगी। मेरे पास आ जाएगा xi प्लस yj इक्वल है, जब मैंने i वाली टर्म्स को इकट्ठा किया तो x प्राइम cos थीटा माइनस y प्राइम साइन थीटा i, और जब मैंने j वाली टर्म्स को इकट्ठा किया तो x प्राइम मल्टीप्लाई होके x प्राइम साइन थीटा प्लस y प्राइम cos थीटा j, और i और j के कोएफिशिएंट्स को इक्वेट कर लेते हैं तो हमारे पास x की वैल्यू आ गई x प्राइम cos थीटा माइनस y प्राइम साइन थीटा, और y की वैल्यू आ गई x प्राइम साइन थीटा प्लस y प्राइम cos थीटा। हमारे पास रिलेशंस बन गई हैं x, y, x प्राइम, y प्राइम और थीटा की। जब भी हमारे पास कोई कोनिक जो है वो स्टैंडर्ड शेप में नहीं होगी, हम उसको स्टैंडर्ड शेप में लाने के लिए
x की जगह x प्राइम कॉस थीटा माइनस y प्राइम साइन थीटा और y की जगह x प्राइम साइन थीटा प्लस y प्राइम कॉस थीटा लिख देंगे और कोशिश करेंगे कि उसको स्टैंडर्ड शेप में ले आएं। ये जो हमारे पास रिलेशंस बनी है इनको हम रोटेशनल इक्वेशंस कहते हैं। इन्हीं को हम मैट्रिक्स फॉर्म में भी लिख सकते हैं। अगर हम इनको मैट्रिक्स फॉर्म में लिखना चाहें तो हम कह सकते हैं एक्स वाई मैट्रिक्स इक्वल है मैट्रिक्स कॉस थीटा माइनस साइन थीटा और साइन थीटा कॉस थीटा और राइट साइड पर एक्स प्राइम और वाई प्राइम। अगर हमने इसको मैट्रिक्स फॉर्म में लिखा है तो मैट्रिक्स फॉर्म में ये जो थीटाज वाला मैट्रिक्स है हम इसको स्पेशली रोटेशनल मैट्रिक्स कहते हैं। अगर मैं इस थीटा वाले मैट्रिक्स का नाम आर रख लूँ, ये है कॉस थीटा माइनस साइन थीटा और कॉस थीटा। ये जो मेरे पास आर प्राइम मैट्रिक्स है हम इस मैट्रिक्स को रोटेशनल मैट्रिक्स कहते हैं। अगर हमने किसी इक्वेशन में x और y को रिप्लेस कर लिया है इन इक्वेशन से और नई इक्वेशन में हमें सारी इंफॉर्मेशन मालूम हो गई है, हमें x प्राइम y प्राइम पता है, तो वो x प्राइम y प्राइम यहाँ पुट करके हम x और y मालूम कर सकते हैं। जब हम रोटेशन ऑफ एक्सिस लगाया करेंगे तो स्पेशली हमें ज़रूरत हुआ करेगी कि कितने एंगल पर रोटेट किया जाए कि वाकई हमारी इक्वेशन स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज हो जाए। वो कितने एंगल पर रोटेट किया जाएगा ये भी थोड़ी देर में मालूम करेंगे, लेकिन फिलहाल आपने याद रखना है कि इन इक्वेशन को हम रोटेशनल इक्वेशंस कहते हैं। इन इक्वेशंस की मदद से हम x प्राइम y प्राइम और थीटा मालूम हो तो x और y मालूम कर सकते हैं। और इसमें ये जो मैट्रिक्स आया है हम इसको रोटेशनल मैट्रिक्स कहते हैं। एक दिल में और ख्वाहिश पैदा हो सकती है कि क्या हम ऐसी इक्वेशंस भी बना सकते हैं कि जिनकी लेफ्ट साइड पे x प्राइम y प्राइम हो और राइट साइड पे x y और थीटा हो। जी बिल्कुल बना सकते हैं। आपके पास दो लीनियर इक्वेशन मौजूद हैं, आप इनमें से x प्राइम और y प्राइम की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ x y और थीटा मालूम कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल कैसे मालूम कर सकते हैं, आप ऐसा करें कि इसमें से y प्राइम को ख़त्म करने के लिए इसको cos थीटा से मल्टीप्लाई कर लें और इस इक्वेशन को sin थीटा से मल्टीप्लाई कर लें और दोनों को ऐड कर लें तो आपके पास x प्राइम की वैल्यू आ जाएगी। और इसी तरह से अगर आप इसको sin थीटा और इस इक्वेशन को cos थीटा से मल्टीप्लाई करके माइनस कर लें तो आपके पास y प्राइम की वैल्यू आ जाएगी। यानी इन्हीं इक्वेशंस को सॉल्व करके हम x और y की जगह इक्वेशंस x प्राइम और y प्राइम की मालूम कर सकते हैं। अगर मैं इन इक्वेशंस को नंबर कर लूँ 4 और 5 तो फ्रॉम 4 एंड 5, अब मैं सिंप्लीफिकेशन नहीं करूँगा, ये सिंप्लीफिकेशन आप खुद आसानी के साथ कर सकते हैं। तो फ्रॉम 4 एंड 5 मैंने आपको कहा आप सिंप्लीफिकेशन कर लें तो आप नई इक्वेशंस बना सकते हैं। इसकी लेफ़्ट साइड पर x प्राइम और y प्राइम होंगे और राइट साइड पर x y और थीटाज होंगे। x प्राइम आएगा x cos थीटा प्लस y sin थीटा और y प्राइम आएगा हमारे पास माइनस x sin थीटा प्लस y cos थीटा। इन इक्वेशंस को भी आप मैट्रिक्स फॉर्म में लिखना चाहें तो लिख सकते हैं। इनको मैट्रिक्स फॉर्म में लिखेंगे तो लेफ्ट साइड पर x प्राइम y प्राइम आएगा, राइट साइड पर जो थीटास के साथ मैट्रिक्स बनेगा वो cos थीटा साइन थीटा माइनस साइन थीटा और cos थीटा है। और दूसरा मैट्रिक्स x और y का होगा। ये भी हमारे पास रोटेशनल इक्वेशंस हैं, इनमें भी इस वाले मैट्रिक्स को हम रोटेशनल मैट्रिक्स कहते हैं। आप यहाँ पे इस मैट्रिक्स और इस मैट्रिक्स में एक रिलेशन देख सकते हैं और वो रिलेशन ये है कि ये वाला रोटेशनल मैट्रिक्स इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज है। फिलहाल हमें इन चीज़ों की ज़रूरत नहीं है, फिलहाल हमें इन रिलेशंस को याद कर रखना है कि जब भी हम चाहते हैं कि इक्वेशन स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है और हम उसे स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर लें और हम उसमें देखते गए हैं कि बेसिकली हमें रोटेशन की ज़रूरत है, तो हम उसमें x को x प्राइम कॉस थीटा माइनस y प्राइम साइन थीटा सब्स्टिट्यूट कर लेंगे और y को x प्राइम साइन थीटा प्लस y प्राइम कॉस थीटा सब्स्टिट्यूट कर लेंगे और ढूंढेंगे ऐसा एंगल थीटा जिस एंगल थीटा पे रोटेट करने से वो इक्वेशन स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज हो जाए। मैंने आपको शुरू में बताया था पिक्चर की मदद से
कि आखिर हमें रोटेशन की ज़रूरत कब पेश आती है। लेकिन इक्वेशन देखकर हमें कैसे पता चलेगा कि इस इक्वेशन से बनने वाली कोनिक को अगर हम स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो हमें रोटेशन ऑफ एक्सिस की ज़रूरत है। याद रहे, जब भी किसी कोनिक की इक्वेशन में एक्स वाई वाली टर्म आ जाएगी, कौन सी टर्म आ जाएगी, एक्स वाई वाली टर्म आ जाएगी, तो फिर हम उस टर्म को एलिमिनेट करके उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए रोटेशन ऑफ एक्सिस का इस्तेमाल किया करेंगे। इससे पहले हमने ट्रांसलेशन ऑफ एक्सिस से कोनिक्स की इक्वेशंस को स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट किया था और उसके लिए हम किया करते थे कंप्लीट स्क्वायर। उसमें कहीं पर भी एक्स वाई वाली टर्म मौजूद नहीं थी। लेकिन अगर किसी कोनिक की इक्वेशन हो और उस इक्वेशन में टर्म मौजूद हो एक्स वाई वाली टर्म का मतलब मेरा कहने का ये है कि अगर फर्ज करें आपके पास इक्वेशन स्टैंडर्ड फॉर्म की जो होती है 2 वेरिएबल्स वाली सेकंड डिग्री की, वो होती है ए एक्स स्क्वेयर प्लस बी वाई स्क्वेयर प्लस 2x प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इज इक्वल टू 0। इससे पहले तक हमने जितने क्वेश्चन सॉल्व किए हैं, जितनी एग्जांपल्स देखी हैं, उनमें किसी के अंदर भी ये वाली टर्म मौजूद नहीं थी। हम इक्वेशन को x में कंप्लीट स्क्वायर करते थे, y में कंप्लीट स्क्वायर करते थे अगर x स्क्वायर y स्क्वायर होता था। अगर कोई एक स्क्वायर होता था तो उसमें कंप्लीट स्क्वायर करके हम शिफ्टिंग ऑफ ओरिजिन से स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज कर लेते थे। लेकिन अगर ये वाली टर्म आ जाएगी तो कर्व की इक्वेशन में ये वाली टर्म देखते ही आपको अंदाजा हो जाएगा कि ये जो कर्व है इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए हमें रोटेशन ऑफ एक्सिस की ज़रूरत पेश आएगी। और रोटेशन ऑफ एक्सिस की ये इक्वेशन आपको याद रखनी है। रोटेशन ऑफ एक्सिस हमने सीख ली है, रोटेशनल इक्वेशंस हमें याद हो गई हैं, थ्योरम करने लगे हैं। बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है इस रेफरेंस से कि हम इसका बार बार यूज़ किया करेंगे। थ्योरम ये है कि शो दैट जनरल इक्वेशन ऑफ सेकंड डिग्री इन 2 वेरिएबल, ये जो जनरल इक्वेशन ऑफ सेकंड डिग्री है जो भी थोड़ी देर पहले भी मैंने लिखी थी, ऑलवेज रिप्रेजेंट से कोनिक सेक्शन, कि इससे हमेशा कोई ना कोई कोनिक ही बनती है। प्रूव करेंगे इस बात को। और मैंने कहा जनरल इक्वेशन है, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना चाहते हैं। इसमें हमारे लिए जो प्रॉब्लम वाली टर्म है वो 2hxy वाली, अगर ये वाली टर्म ना होती तो हम इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करके आसानी से बता सकते थे कि ये कोई ना कोई कोनिक ही है, पैराबोला है, एलिप्स है या हाइपरबोला है, या हो सकता है पेयर ऑफ लाइंस हो। लेकिन ये सारा कुछ हम आसानी से बता सकते थे अगर ये वाली टर्म ना होती तो कंप्लीट स्क्वायर की मदद से, या पेयर ऑफ लाइंस भी बनती तो वो भी हम बता सकते थे। उसके लिए भी आपको याद है कंडीशन कि अगर हम क्या चेक कर लें, ए एच जी एच बी एफ और जी एफ सी वाला डिटर्मिनेंट अगर सॉल्व करने पे इक्वल टू 0 आ जाए तो फिर ये सेकंड डिग्री की इक्वेशन किसको रिप्रेजेंट करती है, पेयर ऑफ लाइंस को रिप्रेजेंट करती है। लेकिन इस वक्त हमारे लिए प्रॉब्लम कौन सी वाली टर्म है, 2hxy वाली टर्म है। हम इसको कैसे एलिमिनेट करेंगे, मैंने अभी आपको बताया। हम करेंगे कि जी एक्सिस को रोटेट कर रहे हैं, कितने एंगल पर रोटेट कर रहे हैं वो बाद में मालूम करेंगे। बहरहाल फिलहाल हम कह रहे हैं कि एंगल थीटा पे रोटेट कर रहे हैं जो 0 और 90 के दरमियान है, ताकि ये वाली टर्म एलिमिनेट हो जाए। हमने सपोज कर लिया कि जो एक्सिस हैं हमने उनको रोटेट कर लिया है, एंगल थीटा 0 और 90 के दरमियान एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कर लिया है। हमें रोटेशनल इक्वेशंस याद हैं कि अगर हम ऐसा कर लेते हैं, पुराने एक्सिस एक्स और वाई और नए एक्सिस एक्स प्राइम और वाई प्राइम थे, तो हमें याद है कि एक्स इक्वल होगा एक्स प्राइम कॉस थीटा माइनस वाई प्राइम साइन थीटा के, और y इक्वल होगा एक्स प्राइम साइन थीटा प्लस वाई प्राइम कॉस थीटा के। ये जो हमारे पास x और y की वैल्यूज आई हैं इनको गिवन इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं। अगर मैं इस गिवन इक्वेशन को 1 कह लूँ तो इनको 1 में पुट कर लेते हैं। इनको 1 में पुट करने के बाद हमारे पास इक्वेशन बन जाएगी a x का स्क्वायर, x के स्क्वायर, x की जगह मैं ये लिख रहा हूँ, प्लस 2hxy, x की जगह ये वैल्यू और y की जगह ये वैल्यू पुट कर रहे हैं।
प्लस बी वाई का स्क्वायर, और वाई की जगह ये वैल्यू पुट कर रहे हैं हम, प्लस 2gx, और x की वैल्यू प्लस 2fy, और y की वैल्यू और प्लस c इज इक्वल टू 0। हमने x और y की जगह उनकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर ली हैं, x प्राइम, y प्राइम और थीटा वाली। इस इक्वेशन को अरेंज करते हैं, इसको भी स्टैंडर्ड शेप में लाते हैं और ढूंढते हैं कि कितने एंगल थीटा पे रोटेट किया जाए कि इसके अंदर से जो x प्राइम, y प्राइम प्रोडक्ट वाली टर्म है वो एलिमिनेट हो जाए, ताकि हम इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर सकें। तो इनके स्क्वायर्स खोलते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं और उसके बाद इनको उसी शेप में कन्वर्ट करते हैं जिस शेप में हमारी स्टैंडर्ड इक्वेशन है। उसके लिए सबसे पहले हम हल करने लगे हैं इस स्क्वायर को। तो मैंने स्क्वायर हल कर लिया है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2a प्लस 2h, और दोनों ब्रैकेट्स को मल्टीप्लाई कर लेते हैं। एक्स प्राइम कॉस थीटा को एक्स प्राइम साइन थीटा से करेंगे तो एक्स प्राइम स्क्वायर कॉस थीटा साइन थीटा, एक्स प्राइम कॉस थीटा को वाई प्राइम कॉस थीटा से तो एक्स प्राइम वाई प्राइम कॉस स्क्वायर थीटा, माइनस वाई प्राइम साइन थीटा को एक्स प्राइम साइन थीटा से तो माइनस एक्स प्राइम वाई प्राइम साइन स्क्वायर थीटा, और माइनस वाई प्राइम साइन थीटा को प्लस वाई प्राइम कॉस थीटा से तो माइनस वाई प्राइम स्क्वायर साइन थीटा कॉस थीटा। हमने इन दोनों ब्रैकेट्स को मल्टीप्लाई कर लिया है। अब इसका स्क्वायर सॉल्व कर लेते हैं। स्क्वायर सॉल्व कर लिया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab से, 2g से अंदर मल्टीप्लाई कर लेते हैं, प्लस 2g एक्स प्राइम कॉस थीटा माइनस 2g वाई प्राइम साइन थीटा, 2f से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, टू एफ एक्स प्राइम साइन थीटा प्लस 2f वाई प्राइम कॉस थीटा, और लास्ट में प्लस का c इक्वल्स टू 0। अब इनको अरेंज कर लेते हैं इस तरतीब में। सबसे पहले एक्स प्राइम स्क्वायर वाली टर्म्स इकट्ठी कर लेते हैं। एक्स प्राइम स्क्वायर वाली एक टर्म ये है, एक्स प्राइम स्क्वायर वाली एक टर्म ये है, और एक्स प्राइम स्क्वायर वाली एक टर्म ये है। तो एक्स प्राइम स्क्वायर वाली तीनों टर्म्स मैंने इकट्ठी कर ली हैं, ए कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2h कॉस थीटा साइन थीटा प्लस b साइन स्क्वायर थीटा। इसी तरह से एक्स प्राइम वाई प्राइम के प्रोडक्ट वाली टर्म्स इकट्ठी कर लेते हैं। एक्स प्राइम वाई प्राइम की एक टर्म ये है, एक्स प्राइम वाई प्राइम के प्रोडक्ट की दो टर्म्स ये हैं, और एक्स प्राइम वाई प्राइम प्रोडक्ट की एक टर्म ये है। इनको इकट्ठा करते हैं। तो एक्स प्राइम वाई प्राइम वाली टर्म्स हमने इकट्ठी कर ली हैं, माइनस 2a कॉस थीटा साइन थीटा, 2h कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 2h साइन स्क्वायर थीटा, और प्लस 2b कॉस थीटा साइन थीटा। अब वाई प्राइम के स्क्वायर वाली टर्म्स इकट्ठी कर लेते हैं। वाई प्राइम के स्क्वायर में एक टर्म ये है, वाई प्राइम के स्क्वायर में एक टर्म ये है, और वाई प्राइम के स्क्वायर में एक टर्म ये है, और हमारे पास वाई प्राइम के स्क्वायर के साथ आ जाएगा वाई प्राइम स्क्वायर के साथ हमारे पास आ गया ए साइन स्क्वायर थीटा माइनस 2h साइन थीटा कॉस थीटा, और प्लस का b कॉस स्क्वायर थीटा। अब हम एक्स प्राइम वाली टर्म्स इकट्ठी कर लेते हैं। एक्स प्राइम वाली एक टर्म हमारे पास ये है, और एक टर्म हमारे पास ये है। हमारे पास एक्स प्राइम के साथ आ जाएगा
प्राइम के साथ 2g cos थीटा प्लस 2f साइन थीटा। और y प्राइम के साथ माइनस 2g साइन थीटा प्लस 2f cos थीटा और लास्ट में प्लस का c इक्वल्स टू 0। तो हमने अरेंज कर लिया है इसको x प्राइम स्क्वायर प्लस x प्राइम y प्राइम प्लस y प्राइम स्क्वायर प्लस x प्राइम प्लस y प्राइम प्लस c इज इक्वल टू 0 इसी तरतीब के अंदर। इस तरतीब में हमारे पास x स्क्वायर के साथ a था, ये जो हमारे पास x प्राइम स्क्वायर के साथ है इसका नाम भी a रख लेते हैं, कैपिटल A रख लेते हैं। x प्राइम y प्राइम के साथ जो था वो 2h था, यहाँ पे इसका नाम 2 कैपिटल H रख लेते हैं। y प्राइम स्क्वायर के साथ वाले कोफिशिएंट का नाम कैपिटल B रख लेते हैं, x प्राइम वाले कोफिशिएंट का नाम 2 कैपिटल G रख लेते हैं, y प्राइम वाले कोफिशिएंट का नाम 2 कैपिटल F रख लेते हैं, कांस्टेंट टर्म एज इट इज ही रहने देते हैं। तो हमारे पास ये भी इसी शेप में आ जाएगी। x प्राइम स्क्वायर के कोफिशिएंट को कैपिटल A नाम दे लेते हैं, x प्राइम y प्राइम के कोफिशिएंट का नाम 2 कैपिटल H रख लेते हैं और 2 से डिवाइड करने पे हमारे पास कैपिटल H की वैल्यू आ जाएगी। y प्राइम के कोफिशिएंट का नाम हम कैपिटल B रख लेते हैं। x प्राइम के कोफिशिएंट का नाम 2 कैपिटल G रख लेते हैं और 2 से डिवाइड करके कैपिटल G की वैल्यू आ जाएगी। और y प्राइम के कोफिशिएंट का नाम 2 कैपिटल F रख लेते हैं और 2 से डिवाइड करके कैपिटल F की वैल्यू आ जाएगी मेरे पास। और c एज इट इज रहेगा। ये जो हमने नई सब्स्टिट्यूशन की है ये इक्वेशन में पुट कर दें तो हमारी इक्वेशन बन जाएगी ax प्राइम का स्क्वायर प्लस 2 कैपिटल H x प्राइम y प्राइम प्लस b कैपिटल वाला और y प्राइम का स्क्वायर प्लस 2 x प्राइम प्लस 2 कैपिटल F y प्राइम और प्लस c इज इक्वल टू 0। ये स्टैंडर्ड इक्वेशन जैसी ही बन गई है वैसी ही इक्वेशन बन गई है जैसी ओरिजिनल इक्वेशन थी। हम चाहते ये हैं कि इसमें ये वाली टर्म ना आए, ये वाली टर्म ना आए तो हमें थीटा ऐसा चूज करना पड़ेगा कि कैपिटल H की वैल्यू 0 हो जाए। तो इस इक्वेशन में जिसमें H मालूम है ऐसा थीटा चूज करते हैं कि कैपिटल H की वैल्यू 0 आ जाए। कैपिटल H को 0 लेते हैं, कैपिटल H यानी माइनस a साइन थीटा कॉस थीटा प्लस h कॉस स्क्वायर थीटा माइनस h साइन स्क्वायर थीटा प्लस b साइन थीटा कॉस थीटा इक्वल्स टू 0। इस इक्वेशन को हमने सॉल्व करना है और हम चाहते हैं कि इस इक्वेशन में से हम थीटा का कोई ऐसा फार्मूला बना लें जिसे हमारे लिए याद रखना आसान हो, कोई ऐसी थीटा की वैल्यू मालूम कर लें। इस वक्त डायरेक्ट इसमें कॉस थीटा भी है और साइन थीटा भी है, यहाँ से थीटा मालूम करना इतना आसान काम नहीं है। हाँ, थोड़ा सा हम चक्कर चलाते हैं, ऐसा करते हैं इसको साइन 2 थीटा में चेंज कर लेते हैं, इसको भी साइन 2 थीटा में चेंज कर लेते हैं और इसको किसी तरह से कॉस 2 थीटा में चेंज कर लेते हैं। अगर ऐसा करने में हम कामयाब हो गए तो हमारे पास सारे 2 थीटा वाले एंगल्स आ जाएंगे और एक 2 थीटा की शक्ल का एंगल हम मालूम कर सकेंगे। कैसे कर लें? इनको 2 से डिवाइड कर लें तो हमारे पास हो जाएगा माइनस a/2 और 2 साइन थीटा कॉस थीटा को साइन 2 थीटा लिख लें। इनमें से h कॉमन ले लें और h कॉमन लेने के बाद जो कॉस स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर है उसको कॉस 2 थीटा लिख लें और इसको भी 2 से डिवाइड कर लें और 2 से मल्टीप्लाई कर लें। 2 से जो मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 साइन थीटा कॉस थीटा साइन 2 थीटा हो जाएगा। अब हमारे पास सिर्फ साइन 2 थीटा है और कॉस 2 थीटा है और मेरा ख्याल है मैं यहाँ से आसानी से टेंजेंट 2 थीटा की वैल्यू मालूम कर सकता हूँ। उसके लिए इसको लेफ्ट पे रहने देते हैं, h cos 2 थीटा को, इन दोनों टर्म्स को राइट पर शिफ्ट कर लेते हैं।
जब इन दोनों टर्म्स को राइट पर शिफ्ट करेंगे तो साइन 2 थीटा बीच में से कॉमन आ जाएगा और 2 बीच में से कॉमन आ जाएगा, a प्लस का हो जाएगा और b जो है वो हमारे पास माइनस का हो जाएगा। और 2 और a माइनस बी इधर ले जाएं और cos 2 थीटा उधर ले जाएं तो 2h ओवर a माइनस बी जो है वो इक्वल आ गया साइन 2 थीटा ओवर cos 2 थीटा के। और साइन 2 थीटा ओवर cos 2 थीटा को हम लिख सकते हैं टेन 2 थीटा, यानी टेन 2 थीटा की वैल्यू मेरे पास आ गई 2h ओवर a माइनस बी। अगर हम इस फार्मूले में h, a और b लिखें गिवन इक्वेशन के और यहाँ से थीटा मालूम कर लें तो यहाँ से जितना भी एंगल थीटा आएगा उस थीटा एंगल पे एक्सिस को रोटेट करने के बाद जो हमारे पास इक्वेशन बनेगी उसमें से h0 होने की वजह से x प्राइम y प्राइम प्रोडक्ट वाली टर्म खत्म हो जाएगी और x प्राइम स्क्वायर y प्राइम स्क्वायर x प्राइम y प्राइम c इक्वल्स टू 0 एक आम क्वाड्रेटिक इक्वेशन रह जाएगी। इस आम क्वाड्रेटिक इक्वेशन को आप कंप्लीटिंग स्क्वायर करके आसानी के साथ तब्दील कर सकेंगे एलिप्स में, पैराबोला में, पेयर ऑफ लाइंस में या हाइपरबोला में, अगर इस एंगल थीटा पे रोटेट करेंगे। हमने वो एंगल थीटा ढूंढ लिया है जिस पे रोटेट करने से ये टर्म बीच में से गायब हो जाती है और बाकी इक्वेशन हमारे पास क्या रह जाती है वो लिख लेते हैं और फिर उसको शो करते हैं कि उससे कोई ना कोई कोनिक ही बन रही है। असल काम हमारा क्या था? असल काम हमारा ये था कि हमने शो करना था कि जनरल इक्वेशन ऑफ सेकंड डिग्री से कोई ना कोई कोनिक ही बनती है। मैंने कहा था कि हम इससे कोनिक बना सकेंगे अगर इसमें से ये एक्स वाई प्रोडक्ट वाली टर्म खत्म हो जाए, और वो एक्स वाई प्रोडक्ट वाली टर्म हमने रोटेशन ऑफ एक्सिस लीक करके खत्म कर दी है। जो नई इक्वेशन बनी है वो अब वो एक्स प्राइम और वाई प्राइम में है, और अगर इतने एंगल थीटा पर रोटेट करें तो हमारे पास ये टर्म खत्म हो जाएगी और इक्वेशन रह जाएगी। इस इक्वेशन को हम नंबर कर लेते हैं और देखते हैं कि नई इक्वेशन हमारे पास क्या रह गई है। अगर हम इस इक्वेशन 3 से थीटा मालूम करें और उतने एंगल थीटा पे रोटेट कर लें तो हमारे पास जो इक्वेशन 2 है वो रह जाएगी। ये इक्वेशन रह जाएगी हमारे पास, और अब हम प्रूव ये करते हैं कि इस इक्वेशन से कोई ना कोई कोनिक ही बन रही है। तो ये जो हमारे पास इक्वेशन रह गई है ए एक्स प्राइम स्क्वायर प्लस बी वाई प्राइम स्क्वायर प्लस 2g एक्स प्राइम प्लस 2f वाई प्राइम प्लस c इक्वल्स टू 0, हम शो ये करेंगे कि इस इक्वेशन से हमेशा कोई ना कोई कोनिक ही बनती है। हो सकता है इसमें एक्स प्राइम स्क्वायर वाई प्राइम स्क्वायर दोनों टर्म्स हों, और हो सकता है एक हो। दोनों वेनिश हो जाएंगी ये तो मुमकिन नहीं है, क्योंकि अगर एक्स प्राइम स्क्वायर भी वेनिश हो गया, वाई प्राइम स्क्वायर भी वेनिश हो गया तो ये तो फर्स्ट डिग्री की इक्वेशन रह जाएगी, जबकि ऐसा नहीं है। हम सेकंड डिग्री की इक्वेशन को स्टडी कर रहे हैं, इनका इकट्ठे ज़ीरो होना पॉसिबल नहीं है। दोनों या तो नॉन ज़ीरो हो सकते हैं या कम से कम एक का नॉन ज़ीरो होना ज़रूरी है। इनको बारी बारी हम डिफरेंट केसेस में डिस्कस करते हैं। केस 1 में हम डिस्कस करते हैं कि अगर हमारा ए भी ज़ीरो नहीं है और बी भी ज़ीरो नहीं है तो फिर ये इक्वेशन किसको रिप्रेजेंट कर रही है। शो ये करना है कि इससे बनती कोई ना कोई कोनिक ही है। अगर ए भी ज़ीरो नहीं है, बी भी ज़ीरो नहीं है तो हम इसे एक्स में भी कंप्लीट स्क्वायर करेंगे और हम इसे वाई में भी कंप्लीट स्क्वायर करेंगे। इन दो टर्म्स में से ए कॉमन ले लेते हैं और ये रह जाएगा एक्स प्राइम का स्क्वायर प्लस 2g ओवर ए एक्स प्राइम, और y वाली दोनों टर्म्स में से b कॉमन ले लेते हैं और b कॉमन लेने के बाद ये रह जाएगा y प्राइम का स्क्वायर प्लस 2f ओवर b y प्राइम। ऐसा हम कर सकते हैं क्योंकि a जो है वो नॉन ज़ीरो है तो a से डिवाइड करना मुमकिन है, b भी नॉन ज़ीरो है, b से भी डिवाइड करना मुमकिन है, और प्लस का c जो है वो इक्वल्स टू 0। और इसको कंप्लीट स्क्वायर करने के लिए हम इसमें ऐड कर लेते हैं जी। क्या ऐड कर लेंगे? एक्स प्राइम का स्क्वायर प्लस 2g ओवर ए एक्स प्राइम, और हम ऐड कर लेते हैं g ओवर a का स्क्वायर। अब ये a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab बन जाएगा,
और इसको कंप्लीट स्क्वायर करने के लिए हम इसमें ऐड कर लेते हैं एफ ओवर बी का स्क्वायर प्लस सी। लेकिन क्या ऐड करना मुमकिन है? जी बिल्कुल मुमकिन है, लेकिन इक्वेशन को मेंटेन रखने के लिए ये जो जी ओवर ए का स्क्वायर ऐड किया है, जो ए से मल्टीप्लाई होकर बेसिकली जी स्क्वायर ओवर ए बन रहा है, ये जी स्क्वायर ओवर ए राइट साइड पर भी ऐड कर लेते हैं। ये जो मैंने एफ ओवर बी का स्क्वायर ऐड किया है, तो बी से मल्टीप्लाई होने के बाद एफ स्क्वायर ओवर बी बन रहा है, ये राइट पर भी ऐड कर लेते हैं। ये 3 टर्म्स बन गई मेरे पास, एक्स प्राइम प्लस जी ओवर ए का होल स्क्वायर। ये 3 टर्म्स मेरे पास बन गई, वाई प्राइम प्लस एफ ओवर बी का होल स्क्वायर, और राइट साइड पर जी स्क्वायर ओवर ए प्लस एफ स्क्वायर ओवर बी और माइनस का सी। इस सी को भी मैं राइट पर ले गया हूं। अगर मैं एक्स प्राइम प्लस जी ओवर ए को कैपिटल एक्स कह लूं, वाई प्राइम प्लस एफ ओवर बी को कैपिटल वाई कह लूं, तो मेरे पास इक्वेशन बन जाएगी ए एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर इज इक्वल टू जी स्क्वायर ओवर ए प्लस एफ स्क्वायर ओवर बी माइनस सी। थोड़ी सी और आसान शक्ल करने के लिए ये जो राइट साइड पर सारा कांस्टेंट है, इसका नाम हम फर्ज करें सी प्राइम रख लेते हैं। तो मेरे पास इक्वेशन बन जाएगी ए एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर इज इक्वल टू सी प्राइम, या मैं इसको लिख सकता हूँ एक्स स्क्वायर ओवर सी प्राइम ओवर ए प्लस वाई स्क्वायर ओवर सी प्राइम ओवर बी इज इक्वल टू 1। और इस तरह की इक्वेशन आपको याद है किसकी होती है? जी बिल्कुल आपको याद होना चाहिए। ये इक्वेशन किसकी होती है? ये इक्वेशन एलिप्स की भी हो सकती है, हाइपरबोला की भी हो सकती है, डिपेंड करता है कि ये दोनों रकमें पॉजिटिव हैं, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव है, या दोनों नेगेटिव हैं। अगर तो ये दोनों नेगेटिव हों फिर तो यहाँ से कोई भी कर्व नहीं बनेगी, लेकिन हम वैसे ही ये कहने के लिए कि कोई ना कोई कोनिक बन रही है, इमेजिनरी एलिप्स कह लेते हैं। अगर दोनों पॉजिटिव हो तो कंफर्म है कि ये एलिप्स है, अगर एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव हो तो ये हाइपरबोला है। इस कंक्लूजन को हम लिख लेते हैं। बहरहाल कोई भी चीज़ बने, ये इक्वेशन रिप्रेजेंट तो किसको कर रही है? किसी न किसी कोनिक को ही रिप्रेजेंट कर रही है। तो अगर सी प्राइम ओवर ए प्राइम और सी प्राइम ओवर बी प्राइम दोनों का साइन पॉजिटिव हुआ तो इससे एलिप्स बनेगी, और अगर ये दोनों सेम हो गए तो ये एलिप्स नहीं बल्कि सर्कल भी हो सकता है। अगर सी प्राइम ओवर ए और सी प्राइम ओवर बी का साइन नेगेटिव हुआ तो बिल्कुल ये हाइपरबोला बन जाएगा, यानी गिवन इक्वेशन हाइपरबोला को रिप्रेजेंट करेगी। और अगर ये दोनों नेगेटिव हुए तो बेसिकली ऐसा तो नहीं हो पाएगा, तो बेसिकली कोई कर्व भी नहीं बनेगी, लेकिन हम मेंटेन रखने के लिए आंसर को कह देंगे कि एलिप्स है, और कौन सी एलिप्स है? इमेजिनरी एलिप्स है। तो ये जो हमारे पास जनरल इक्वेशन ऑफ सेकंड डिग्री रिड्यूस होकर आ गई थी एंगल थीटा ऐसा रोटेट करने से कि उसमें एक्स वाई प्रोडक्ट की टर्म गायब हो गई थी, एक्स प्राइम वाई प्राइम प्रोडक्ट की टर्म गायब हो गई थी, तो हमने प्रूव कर लिया है कि
कि अगर ए और बी दोनों नॉन ज़ीरो आ गए तो इससे कोई ना कोई कोनिक ही बनेगी। वो एलिप्स हो सकती है, सर्कल हो सकता है, वो हाइपरबोला हो सकता है, या इमेजिनरी एलिप्स हो सकती है। और दूसरा केस डिस्कस करते हैं, अगर ए और बी में से कम एक नॉन ज़ीरो हो। दोनों बातें एक ही तरह से डिस्कस हो जाएंगी, चाहे ए ज़ीरो और बी नॉन ज़ीरो हो, और चाहे ए नॉन ज़ीरो और बी ज़ीरो हो। दोनों को एक ही केस में डिस्कस कर लेंगे, दूसरी सिमिलरली हो जाएगी। तो केस 2 डिस्कस करने लगे हैं। फर्ज कर लेते हैं ए ज़ीरो नहीं है और बी ज़ीरो है। मैंने कहा इसी तरह से आप डिस्कस कर लेंगे, सेम रिजल्ट्स बन जाएंगे अगर ए ज़ीरो हो और बी नॉन ज़ीरो हो। अगर बी ज़ीरो है तो ये इक्वेशन रह जाएगी हमारे पास ए एक्स प्राइम का स्क्वायर प्लस 2g एक्स प्राइम प्लस 2f वाई प्राइम प्लस c इज इक्वल टू 0। और इसको x प्राइम में कंप्लीट स्क्वायर कर लेंगे, a से a को कॉमन ले लें, x प्राइम का स्क्वायर प्लस 2g ओवर a एक्स प्राइम और 2f वाई प्राइम को राइट पर ले गए, माइनस का हो गया, c राइट पर जाकर माइनस का हो गया। इसको कंप्लीट स्क्वायर करने के लिए g ओवर a का स्क्वायर ऐड कर लिया। g ओवर a का स्क्वायर जो हमने ऐड किया है इस a से मल्टीप्लाई होके बेसिकली g स्क्वायर ओवर a ऐड किया है, यही g स्क्वायर ओवर a हम राइट साइड पर भी ऐड कर लेते हैं। लेफ्ट साइड पे हमारे पास ये तीन टर्म्स बन जाएंगी, x प्राइम प्लस g ओवर a का होल स्क्वायर, और राइट साइड से अगर मैं -2f बीच में से कॉमन ले लूँ तो -2f कॉमन लेने के बाद मेरे पास रह जाएगा y प्राइम, और -2f कॉमन लेने के बाद y प्राइम ये प्लस हो जाएगा, c ओवर 2f ये माइनस हो जाएगा, g स्क्वायर ओवर 2af। अगर इस पूरे का नाम मैं कैपिटल y रख लूँ, इस पूरे का नाम मैं कैपिटल x रख लूँ, इस पूरे का नाम मैं कैपिटल y रख लूं, तो मेरे पास इक्वेशन बन गई ए एक्स स्क्वेयर इज इक्वल टू -2f(y), और अगर मैं इसको a से डिवाइड कर लूं तो एक्स स्क्वेयर इज इक्वल टू -2f ओवर a y, और ऑब्वियसली ये क्या है, ये एक पैराबोला है। तो इस वक्त हमारे पास बन गई है कोनिक, कौन सी, पैराबोला। ये इक्वेशन जो है अगर इसमें a ज़ीरो ना हो और b ज़ीरो हो तो रिप्रेजेंट करती है एक पैराबोला को। इसी तरह से अगर a ज़ीरो और b ज़ीरो ना हो तो तब भी पैराबोला को रिप्रेजेंट करेगी। एक और छोटी सी बात डिस्कस कर लेते हैं कि b ज़ीरो के साथ साथ अगर इसमें f b ज़ीरो हो जाए, यानी y वाली रकम ख़त्म ही हो जाए बीच में से, y प्राइम वाली रकम रहे ही ना, इफ़ f इज ज़ीरो, तो इक्वेशन जो है वो क्या बन जाएगी मेरे पास, a एक्स प्राइम का स्क्वायर प्लस 2g एक्स प्राइम प्लस c इज इक्वल टू 0। और इससे हो सकता है दो लीनियर इक्वेशन बन जाएं, और हो सकता है इससे दो लीनियर इक्वेशन ना बन सके। यानी अगर मैं इसमें से क्वाड्रेटिक फार्मूला अप्लाई करके एक्स प्राइम की वैल्यू मालूम करूं तो वो मेरे पास आएगी -2g प्लस माइनस 4g स्क्वेयर माइनस 4ac ओवर 2a। अगर तो स्क्वायर रूट के नीचे वाली एक्सप्रेशन पॉजिटिव रही तो ये दो लीनियर इक्वेशंस बन जाएंगी, यानी पेयर ऑफ लाइंस बन जाएंगी, और अगर ये इमेजिनरी हो गई तो फिर कोई भी कोनिक नहीं बनेगी। बेसिकली हमारे पास जो है कोई पॉइंट ऐसा नहीं होगा जो गिवन इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा होगा, लेकिन फिर भी हम उसको मेंटेन करते हुए आंसर्स को ये कहते हुए कि कोई ना कोई कोनिक ही बननी है, उस सूरत में भी हम इसको इमेजिनरी पेयर ऑफ लाइंस कह देंगे। तो बहरहाल जो इक्वेशन है मोस्ट जनरल इक्वेशन ऑफ सेकंड डिग्री वो किसी ना किसी कोनिक को ही रिप्रेजेंट करती है। तो हमने प्रूव कर लिया
कि जो सेकंड डिग्री की मोस्ट जनरल इक्वेशन है उससे कोई ना कोई कोनिक रिप्रेजेंट होती है। हो सकता है वो कोनिक पेयर ऑफ लाइंस हो सकता है वो कोनिक पैराबोला हो सकता है वो एलिप्स हो सकता है वो हाइपरबोला हो। इन सारी बातों को हमने प्रूव कर लिया है कि जो सेकंड डिग्री की मोस्ट जनरल इक्वेशन है उससे हमेशा कोई ना कोई कोनिक ही बनती है। अब सेकंड डिग्री की मोस्ट जनरल इक्वेशन को देखकर बगैर सारी कैलकुलेशंस किए हम क्या अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जो कोनिक बन रही है वो कौन सी कोनिक बन रही है। एक चीज़ हम पहले नोट कर चुके हुए हैं, हमने कहा था सेकंड डिग्री इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स में AH GH BF DF डिटरमिनेंट 0 आए तो उससे पेयर ऑफ लाइंस बनती हैं। तो एक तो पॉसिबिलिटी ये है पेयर ऑफ लाइंस बनती हैं, लेकिन अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रही है तो भी हमने प्रूव कर लिया है कि कोई ना कोई कोनिक ही बनती है। कौन सी कोनिक बनती है ये सारी इतनी लंबी कैलकुलेशंस करने से पहले भी बता सकते हैं या नहीं बता सकते हैं? बता सकते हैं, और इस बात का आंसर नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। आज के लिए इतना ही है।